हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो। इधर आएंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। तो ये अपना मैथ की सीरीज चल रही है, इसमें एक क्लास हो गई है हमारी। आज हमारी सेकंड वाली क्लास है। इसमें हम डेली का 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सीरीज वैसे तो 35 दिन तक चलेगी, बट इसे हम जल्दी ही ख़त्म करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम हमारा नज़दीक ही है, शायद जल्दी हो जाएगा अगले महीने में। तो उतना टाइम नहीं लेंगे 35 डेज का, जल्दी ही इसको मैं करा दूंगी। बट 35 सेट आपको मिलेंगे, ठीक है ना, जिसमें 35 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और मैथ के भी 35 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में। तो मैंने टारगेट रखा है कि मैं ऐसा कंटेंट आपको दूं कि 35 में से 35 ही आपके सही हो। तो अगर आपने सिलेबस अच्छे से कर रखा है और ये सीरीज आप अच्छे से देख रहे हैं, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं आप, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बशर्ते आपको चीज़ें समझनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद इस सीरीज को देखना है, ठीक है। ये सिलेबस है, मैंने करा रखा है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो इसमें से आपको कुछ भी छूट गया, आपका कुछ भी नहीं किया है तो इसे आप कंप्लीट कर लेना। ये 3 चैप्टर रह गए हैं जो मैंने अभी तक नहीं कराए हैं, तो ये 3 चैप्टर आपने यूट्यूब से कहीं से कर लेने हैं। मैं भी नहीं कराऊंगी, मैं कराऊंगी, ठीक है ना, बट अभी इनकी पीडीएफ नहीं बनी है, मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मैं और भी काम कर रही हूँ। देखो यूट्यूब से अपना कोई भी इनकम नहीं हो रहा है, तो घर चलाने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए मेरे को कुछ और भी काम करना पड़ता है साथ में। तो उनका जो काम है भाई, जो व्यक्ति पैसा दे रहा है तो उसको टाइम से काम करके देना है हमको, समझ रहे हो ना, मतलब मेरी प्रॉब्लम समझना आप। तो ये तीनों चैप्टर आपने क्या करना है, यूट्यूब से कर लेने हैं, कहीं से भी कर लो आप, इनको कंप्लीट आपने करना है। जब मैं कराऊंगी तो मैं रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपको इसे करा के दूंगी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सीरीज चल रही है। सीरीज की पीडीएफ वगैरह सब कुछ मेरे को करना है, सारी चीज़ें करनी है, तो आप थोड़ा सा समझदार हैं और थोड़ा समझेंगे। मैं बता देती हूँ किन किन से करना है। ये जो कोड ज्योमेट्री है, ये आपको आदित्य रंजन सर की क्लास देखनी है, उन्होंने बहुत अच्छे से करा रखा है। प्रोबेबिलिटी राकेश सर से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई और अच्छे समझा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी राकेश सर से करना है आपको, और ये वाला आप किसी से कर सकते हैं। तो ये चैप्टर है, इतना टफ नहीं है, तो इसे किसी से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, ये 3 चैप्टर आपने कर लेने हैं, मेरे भरोसे नहीं बैठे रहना है। इन 3 चैप्टर के लिए कहीं से भी नहीं कंप्लीट कर लेना है, एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, ओके। चलिए मैं इधर आती हूँ। आई होप जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप समझ के होंगे, और आवाज़ से लग रहा होगा कि मुझे वीकनेस हो रही है अभी भी बहुत ज़्यादा, बट क्लास करूँगी अच्छे से और हर चीज़ आपको अच्छे से समझाऊंगी भी। मेरा बीपी लो हो रहा है, कल बहुत ज़्यादा था और मैं नहीं बता सकती, बस समझना चीज़ों को। यहाँ आएंगे और क्वेश्चंस मैं पढ़ती हूँ पहले, फिर इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है अभी, यदि किसी नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाएं कितनी होंगी, ये हमसे कहा जा रहा है। पहले इसका बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोई भी समबाहुभुज है, समबाहुभुज का मतलब होता है जिसके सभी भुजाएं बराबर हों और सभी एंगल भी बराबर हों, उसको हम समबाहुभुज कहते हैं, ठीक है ना। तो समबाहुभुज के लिए कुछ फॉर्मूले जो मैं लिखवा रही हूँ, सभी कोणों का योग, प्रत्येक आंतरिक कोण का योग, ठीक है ना, सभी आंतरिक कोणों का योग, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखवाऊंगी। पहला पॉइंट आप लिखेंगे सभी आंतरिक कोणों का योग, ठीक है ना, सभी आंतरिक कोणों का योग। सभी आंतरिक कोणों का योग होता है आपका n-2 इंटू का 180 डिग्री। प्रत्येक आंतरिक इसे लिख लेना, इसमें से कोई एक क्वेश्चन टपक सकता है आपके एग्जाम में। प्रत्येक आंतरिक कोण, सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू का 180 डिग्री, और प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 इंटू का 180 डिग्री अपॉन में n क्या है, साइड की संख्या, भुजाओं की संख्या, ठीक है ना। और इसके बाद बाह्य कोणों का योग, ठीक है ना, बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों का योग कोई भी फिगर है उसका 360 डिग्री ही रहता है, ठीक है। प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री को अगर हम भुजाओं से डिवाइड कर दें, भुजाओं की संख्या से, तो प्रत्येक बाह्य कोण हमको मिलता है। n क्या है, भुजाओं की संख्या। इसमें आपसे विकर्णों की संख्या भी पूछी जा सकती है, तो विकर्णों की संख्या क्या होगी, विकर्णों की संख्या n ब्रैकेट में n-3 अपॉन में 2, विकर्णों की संख्या, ठीक है ना। ये 4-5 फॉर्मूले आपको एकदम रट्टे होने चाहिए, मुझे इसमें कोई भी नानुकुर नहीं सुनना है। अभी तो हमसे कहा जा रहा है
बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, भुजाओं की संख्या। तो प्रत्येक आंतरिक कोण फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू का 180 डिग्री अपॉन में n बराबर 144 डिग्री। n हमसे पूछा है, तो 12 से काटेंगे 15 बार, 12 से काटेंगे 12 बार, ये 12n 15n 15 दूनी 30, हमारे पास 15 में से 12 जाएंगे 3n बराबर 15 दूनी 30 और n बराबर कितना आ जाएगा 10। ये क्या है हमारा भुजाओं की संख्या। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ही आप इतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो इतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर तो सॉल्व कर पाएंगे ही, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बाई क्यू माइनस का बन का व्युत्क्रमानुपाती है और जब y बराबर 3 है तब x बराबर 6 है, तो y बराबर 9 होने पर x का मान क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। x जो है बाई क्यू माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई क्यू माइनस का 1। अब मैं x बराबर क्या लिख सकती हूँ, x बराबर, अब देखो हमें कुछ भी लेना पड़ेगा, एक कोफिशिएंट मतलब कि k अपॉन बाई क्यू माइनस का 1 इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं x बराबर। अब हमें यहाँ से बाई बराबर 3 तब x बराबर 6 है, तो k की वैल्यू हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो x बराबर 6 है मतलब कि k अपॉन बाई बराबर 3 लेने पर तो 3 का क्यू माइनस का 1 बराबर 6 है, ठीक है ना, यही हमसे कहा जा रहा है ना, हमने 6 रख दिया यहाँ पर। तो यहाँ से 3 का क्यू करेंगे 27 माइनस का 1 करेंगे 26 और 26 छिक्के, यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा 26 छिक्के 6 दूनी 12 और 6 36 मतलब कि 156 आ जाएगा। अब k बराबर 156 है तो हमसे कहा जा रहा है कि जब y बराबर हम 9 लेते हैं तब x बराबर कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 9 लेते हैं, k बराबर कितना आ गया हमारा 156 अपॉन में 9 का क्यू माइनस का 1, ये आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाई क्यू माइनस का 1 है। तो 9 का क्यू कितना होता है 729 होता है, 9 का क्यू 729 में से 1 जाएगा तो 728, तो 156 अपॉन में 728 ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो 15 चौका 60 और नहीं कटेगा तो नहीं, डायरेक्ट नहीं कटेगा, कुछ तो आएगा। इसका आंसर किससे कटेगा, ये 14 पंजू 70 और 14 दूनी 28, 14 से कटेगा ये वाला, बट 14 पंजू 70 और 14 दूनी 28, 52 से कट रहा है क्या, 5 तिया 15 2 तिया 6 ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा, कट रहा है ये इससे, और काटेंगे इसको तो 3/14 ये आपको मिलेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा ना दिमाग में भी आपको करनी है, वैसे कर दो आप 2 से काटो फिर 4 से काटो, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन दिमाग में रखनी है थोड़ी सी ना। एग्जाम में जो लोग टॉप कर जाते हैं ना वो कुछ दूसरे ग्रह से नहीं आते, यहीं के होते हैं। वो क्या है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कैसे हैं, उसके बाद लास्ट में जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया यहाँ पे आ गए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में लगा कि कैलकुलेशन टाइम लगेगा करने में, तो थोड़ा ऑप्शन पर चले जाओ। 14 15 था हमारे, 15 से कटेगा नहीं क्योंकि 5 का लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो बनता है आपका। तो 14 बचा, 14 लिया हमने, 14 से काटा 14 पंजू 70 14 28, फिर मेरा ये कटा कि 14 पंजू 70 और 14 28, फिर मैं देखा क्या ये इसका 5 या 15 3 बार कट रहा है ऊपर, क्योंकि एक ही संख्या से कटा होगा ना, ऊपर भी नीचे भी, ऐसा तो नहीं कि नीचे हमने किसी और संख्या से काटा होगा ऊपर किसी और संख्या से काटा होगा, ऐसे नहीं करते हैं, एक ही संख्या से हमें डिवाइड करना होता है। तो मैंने इसको देखा कि इससे कितनी बार डिवाइड हो रहा है, तो 3 बार, तो 3/14 आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ऐसा करना होता है। चलिए आगे बढ़े, मैं आपको समझाते हुए चलूंगी हर क्वेश्चंस को कि एग्जाम में आप इसे जल्दी कैसे कर सकते हैं और समझनी है चीज़ें। देखो चीज़ें जो मैं आपको समझा रही हूँ आपको कैच करनी पड़ेंगी चीज़ें, तभी काम होगा। ऐसे नहीं कि मैं समझा रही हूँ और आपका दिमाग कहीं और ही चल रहा है कि उस वाली रील में ये वाला कमेंट था, उस वाली रील में ये वाला कमेंट था, ये नहीं चलेगा, ठीक है। रील तो आप बहुत देखते होंगे, मुझे पता है। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं निःशुल्क देता है और पूरे लेनदेन में 33% का लाभ प्राप्त करता है। मान लीजिए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो 14 वस्तुओं के साथ में 4 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है, मतलब कि जो मार्क्स प्राइस होगा वो कितने का होगा, 14 वस्तुओं का, बट सीपी किसका होगा, 18 वस्तुओं का। मैं यहाँ पे लिखती हूँ पहले, 5% बराबर कितना आ जाएगा 1/20 और 33% बराबर कितना आ जाएगा 33/100, ठीक है ना, ये लिखेंगे क्योंकि कुछ कटेगा नहीं हमारे यहाँ से। यहाँ पे मैं लिखूंगी सीपी, यहाँ मैं लिखूंगी एसपी और यहाँ मैं लिखूंगी मार्क्स प्राइस। अब देखो 5% की छूट पर उसने क्या किया है, बेचा है वस्तु को। तो मान लो कि 20 रुपए उसका मार्क्स प्राइस था तो 19 में उसने बेचा होगा, ठीक है ना।
और 33% के प्रॉफिट पर बेचा है उसने, तो मान लो 100 रुपये उसका सीपी था, तो 133 रुपये क्या था उसका एसपी था। अब एसपी यहाँ 19, यहाँ 133 सेंड करना पड़ेगा हमको, तो 19 सत्ते 133 होता है, तो यहाँ 7 से गुणा करते हैं, यहाँ भी 7 से गुणा करते हैं, तो यहाँ 133 हो गया, और यहाँ 7 दूनी 14, 140 हो गया। अब ये मार्क्स प्राइस कितनी वस्तुओं का है, 14 वस्तुओं को, 4 तो मुफ्त में दिए है ना, तो यह 14 वस्तुओं का मार्क्स प्राइस, एक का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये है हमारा 18 वस्तुओं का सीपी। किसका है, 18 वस्तुओं का सीपी। तो एक वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा, 100/18 ही आ जाएगा, ठीक है ना। एक वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा, 100/18 ही आ जाएगा। कुछ कटेगा नहीं, कटेगा 2 से, लेकिन काटना क्यों है, 100 पे काम कर लेते हैं। तो ये 18 को इधर ले जाओ, यहाँ पे कितना आया ये 10, यहाँ कितना है 100/18, तो 18 को ले जाओ इधर, इसका रेशियो ले लेंगे 100, और ये कितना आ जाएगा 180 मार्क्स प्राइस। मार्क्स प्राइस के नीचे लिखती है वहाँ पर 180, ये आ जाएगा, ठीक है ना। मार्क्स प्राइस एक वस्तु का आ रहा है, रेशियो ले रहे हैं हम यहाँ से, तो 100 से कितना अधिक है ये, आप कहोगे 80 अधिक है। अब 100 पर ही है, तो हमने कुछ भी काटा इसलिए नहीं काटा था कि 100 पे अगर कोई वस्तु जितना अधिक होती है परसेंटेज में भी उतना ही हो जाता है, कम होगी तो परसेंटेज में उतना हो जाएगा। तो 100 पर ये 80 अधिक है, तो 80% मार्क्स प्राइस जो है उसने अधिक लिखा होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। 100 पे जितना भी कम ज़्यादा होता है वही परसेंटेज में चेंज हो जाता है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सॉल्व करो ऐसे कर सकते हो, 80 जो है 100 का कितना परसेंट है, अब देखो 100 से 100 कट जाएगा, 80% ही आ जाएगा। तो ये पागलपंती क्यों करना लिखने में, इतना टाइम थोड़ी होता है एग्जाम में का आप ऐसे लिखोगे, इतना तो समझ रखनी पड़ेगी आपको, समझ रहे हो, इतनी समझ आपको रखनी ही पड़ेगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में और कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स जो दिमाग में रखने होते हैं। अगर आप ये जो CPS पे लिखने के बजाय डायरेक्ट ऐसी चीज़ें लिखें, और ये आपको पता है कि इसे इक्वल करना है, तो यहाँ पे क्यों इक्वल करना है, दिमाग में इक्वल करके लिख लो यहाँ पर। अब एक वस्तु का यहाँ पर, अब ये यहाँ लिखना वहाँ लिखना, ऐसे नहीं, डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ से कि एक वस्तु का है, ये एक वस्तु का है, 18 उठा के उधर ले जाते। तो कुछ कैलकुलेशन है ना दिमाग में आपको करनी सीखनी पड़ेंगी, यानी हर पॉइंट पर आपको लिखना है, अब उतना टाइम नहीं है, समझ लो। तो यहाँ पर जो चीज़ अलग से समझाते चल रही हूँ ना, वो खासकर उन पर ध्यान देना है। चलिए, 2 समान लंबाई की ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 97 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही हैं। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 45 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो, समान पटरियों पर चल रही है, मतलब कि ऐसे ऐसे चल रही है। जब समान पटरियों पर चल रही होती है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में चल रही थी ट्रेन, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, उनका डिफरेंस लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि पहली वाली ट्रेन 97 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, और ये वाली 21 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है। समान लंबाई की, ये भी L और ये भी L। तो रिलेटिव स्पीड जो होगी, सापेक्ष गति उसको बोलते हैं हिंदी में, वो कितनी आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 6, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना। यही आ जाएगा आपका, नहीं 7 आ जाएगा बाबा, मैं गलत कर रही हूँ गलत नहीं करना, 76 आ जाएगा, ठीक है ना। 76 डिफरेंस इनकी स्पीड का। ये हमारे पास क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड। अब दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू का टाइम। मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पर। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन चल रही होती है, ऐसे ऐसे और ऐसे आ रही होती, तब मान लो कि इसकी स्पीड 1 है, इसकी स्पीड 2 है, और ये भी L लंबाई की है, ये भी L लंबाई की है, तब जो इनकी रिलेटिव स्पीड आती, रिलेटिव स्पीड मतलब कि सापेक्ष गति, रिलेटिव लिखा ना, हाँ, रिलेटिव स्पीड वो क्या होती, वो होती S1 प्लस का S2, ठीक है ना। इसको हम सापेक्ष गति भी बोलते हैं, सापेक्ष गति भी इसको हम बोलते हैं, ये होती, ठीक है। अभी क्या है, ये सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, हमको डिफरेंस लेना होता है इनका। तो अभी हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई। तो जब कोई ट्रेन या तो सेम डायरेक्शन में चले या अपोजिट डायरेक्शन में चले, वो अपनी लंबाई के साथ साथ दूसरे ट्रेन की भी लंबाई को पार करती है, जो तेज गति से चल रही होती है वो वाली ट्रेन। तो यहाँ से हम कहेंगे कि 2L, 2 ट्रेन है, तो एक L दूसरी L, तो 2L हो गया। 2L बराबर स्पीड कितनी है, 76 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से इसमें क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम इसमें गुणा करते हैं। इनटू का क्या आ जाएगा, टाइम, जो कि 45 सेकंड का हमें दे रखा है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 2 दूनी 4 और 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 9 36, और L बराबर कितना आ जाएगा, 55 25 और लास्ट में 5 आएगा, तो ये आपका 475, ये आपका आंसर हो जाएगा 475। अब देखो मैं ऐसे कर रही हूँ ना कि लास्ट में 5 आएगा, तो ऐसे ही आपने भी सीखना है थोड़ा सा, वैसे करोगे 25
250 आएगा, पहले 25 ढाई करोगे, फिर 25 निम्मा 225, ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इतना भी क्यों करना हमको, जब हम ऑप्शन पे जा रहे हैं, ऑप्शन में सारे डिजिट अलग अलग हैं, सेम होते तब करते ऐसे, अब सब अलग अलग हैं तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि लास्ट में 5 आएगा। अगर सारे डिजिट 5 5 5 होता सब में तो फिर हम ऐसे कर लेते अपना। समझ पा रहे हैं ना, जो मैं अलग से पॉइंट आपको समझा रही हूँ, ये एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, बट प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी। अभी से आपने प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दिया होगा, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। नहीं किया है तो अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं आप, और कुछ नहीं है। मूर्ख बनाना बंद कर दो, सिलेक्शन हो जाएगा। 6 अंकों की संख्या 7 7 7 2 8 8 में सबसे छोटी एक अंक की संख्या जोड़ने पर वह 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। वह संख्या क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो संख्या है 7 7 7 2 8। इस कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं कराया है, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आपने ठीक से अगर सिलेबस करा है ना तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो मैंने नहीं कराया है इस बोर्ड पर खड़े होकर। लेकिन ठीक से क्लास देखिए, ऐसे नहीं कि 5 मिनट पहले देख लिया 5 मिनट लास्ट में देख लिया, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक से आपने देखनी पड़ेगी। तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या के ऑड प्लेस वाले अंकों का सम और इवन प्लेस वाले अंकों का सम का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल हो। ऑड प्लेस मतलब कि 7 ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, 1 3 5 ये ऑड प्लेस कहलाते हैं। इवन प्लेस 2 और ये 4 ये वाला मतलब 2 नंबर पे आ गया, ये वाला 4 पे आ गया और ये वाला 6 वाले प्लेस पे आ गया, इवन प्लेस कहलाते हैं। इनका सम, ये जो डिजिट है इनका सम का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो। जैसे कि 7 प्लस का 7 प्लस का 8 माइनस का 7 प्लस का 2 प्लस का 8 बराबर 0 हो या फिर 11 का कोई भी क्या हो, मल्टीपल हो, तो ये संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी पूरी की पूरी। समझ रहे हो ना, तो हम 0 रख लेते हैं, 11 का मल्टीपल नहीं रखते हैं क्योंकि कोई एक्स वाई तो है नहीं, हमें देखना है कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जा सकती है। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 15 15 और 7 कितना होगा 22 22 माइनस के कितना कर दें हम इसमें से 17, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो 5 और अगर इसमें मैं जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, 11 से संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। समझ रहे आप, सबसे छोटी एक अंकीय संख्या जोड़ने पर वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी अगर हम 5 इसमें ऐड कर दें तो। समझ में आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं। सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है। यदि उसका व्यय 2% कम हो जाता है और बचत 10% बढ़ जाती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो, इनकम बराबर मैंने आपको लिखवाया था कि इनकम बराबर क्या होता है, सेविंग से पूरा लिख देती हूँ, ठीक है ना, सेविंग्स प्लस का एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चा, इनकम बराबर, ठीक है ना, इनकम बराबर सेविंग प्लस का एक्सपेंडिचर होता है। उसकी बचत से 100% अधिक है ना, बचत अगर 100 रुपए की है तो एक्सपेंडिचर कितने का है, 200 रुपए का है, तो इनकम कितनी आ जाएगी, 300 की आ जाएगी, ठीक है ना। यदि उसका ब्याज 2% कम हो जाता है, 2% कम हो जाएगा तो 196 हो जाएगा, 2 दूनी 4 रुपए कम कर देंगे 196, और बचत 10% बढ़ जाती है। बचत अगर हम 10% बढ़ा देंगे तो 110 हो जाएगी, तो इनकम कितनी आ जाएगी हमारी 306, इनकम आ जाएगी 306। तो हमसे कहा जा रहा है कि आय में कितने % की वृद्धि हुई है, पहले 300 थी अभी 306 हो गई, कितना बड़ा है प्लस का 6, तो 6 जो है 300 का कितना % है, ये आ जाएगा आपका 2%। और 2% को अब देखो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में 2% लिखा है और सॉल्व करके लिखिए। 2% को हम लिख सकते हैं 0.02, तो ये आपका क्या होगा आंसर। चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, ऐसा नहीं कि ये तो 2% आया, यहाँ तो 2% है नहीं, फिर क्या करें ऐसे नहीं करना है, ठीक है, इसे सॉल्व करके आंसर टिक करके आना है। चलिए, 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 188 मीटर लंबी ट्रेन को 472 मीटर लंबी सुरंग पार करने में कितना समय सेकंड में लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो जब कोई भी ट्रेन किसी भी सुरंग को या किसी भी पुल वगैरह को, तो एक ही बात होती है, या किसी प्लेटफॉर्म वगैरह को पार करती है, एक ऐसी चीज़ जिसकी लंबाई है जिसकी कोई भी स्पीड नहीं है, ठीक है ना, एक ऐसी चीज़ जिसकी लंबाई है और कोई भी स्पीड नहीं है, जब कोई ट्रेन उसको पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई को भी पार करती है अपनी ही स्पीड से, केवल उनकी कोई स्पीड नहीं तो अपनी स्पीड से ही करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेन कितनी है, 188 मीटर लंबी ट्रेन है, तो अपनी लंबाई पार करेगी प्लस का जो सुरंग है उसकी लंबाई को ही पार करेगी। 472 मीटर लंबी सुरंग है, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो आ जाएगी हमारे पास कितनी, 500 और 600
और इसके बाद 50 बचेगा, कर लेती हूँ। 10 का 0, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 8 8 16, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 5 और 6 660 मीटर लंबी हमारा डिस्टेंस आ जाएगी टोटल, ठीक है ना। मतलब ट्रेन को टोटल 660 मीटर डिस्टेंस जो है तय करनी है। स्पीड है इसके 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम आ जाएगा दूरी बट्टे 4, दूरी है हमारे पास 660 और स्पीड है हमारे पास 27 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे इसे हम। तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 चला जाएगा यहाँ ऊपर और यहाँ हम डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 तिया 15, 15 चौका 60, 15 चौका 60 और ये 44 दूनी 88 सेकंड का समय लगेगा और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। 88 सेकंड में जो है ट्रेन अपनी लंबाई और 472 मीटर लंबी सुरंग को पार कर लेगी। आप पॉइंट लिख लो ये वाला, जब कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज़ को पार करती है जिसकी लंबाई तो है लेकिन जिसकी स्पीड नहीं है कोई भी, तो वो ट्रेन अपनी दूरी के साथ साथ उस जो चीज़ है उसकी भी दूरी डिस्टेंस को कवर करेगी अपनी ही स्पीड से, क्योंकि जो सुरंग वगैरह उसकी कोई स्पीड तो है नहीं है। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है या फिर किसी क्या क्या होता है पोल वगैरह जो भी रहता है उसको पार करती है, किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति खड़ा है उसको पार करती है, किसी सिग्नल को पार करती है, तो वो अपनी ही लंबाई पार करती है अपनी ही स्पीड से। अगर कहा जा रहा है कि एक ट्रेन है जो एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती है, इसका मतलब है कि अपनी ही डिस्टेंस को उतनी दूरी उतने टाइम में पार कर लेती है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि एक ट्रेन है एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, मतलब कि वो 10 सेकंड में अपनी लंबाई को पार कर लेती है, ठीक है। चलिए, ये मैंने सारा कुछ करा रखा है ट्रेन वाले चैप्टर में। आपको डिटेल में अगर चीज़ समझनी है तो ट्रेन वाला चैप्टर आपको देखना पड़ेगा। तालिका 5 व्यक्तियों की शिक्षा, किराया, भोजन, यात्रा और बिजली पर मासिक व्यय में दर्शाती है। रोहन और टीना द्वारा भोजन और शिक्षा पर किए गए व्यय तथा प्रवीण और सीमा द्वारा किराया और यात्रा पर किए गए व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, रोहन टीना द्वारा भोजन और शिक्षा पर किया गया व्यय और प्रवीण और सीमा द्वारा किराया और क्या है यात्रा पर किया गया व्यय। तो पहला वाला पॉइंट ले लेते हैं हम, रोहन और टीना, ठीक है ना। रोहन सबसे पहले हम लेंगे रोहन वाला पॉइंट। तो रोहन के लिए भोजन और शिक्षा और भोजन 5000 और नहीं रोहन 6400 और ये आपका 4500, 10,900 टोटल इसका 10,900 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस करते चलती हूँ, रोहन प्लस कौन है यहाँ पर टीना, ठीक है ना। तो रोहन का कितना है 10,900 प्लस टीना का कितना आ जाएगा, टीना कहाँ है, टीना ये है, शिक्षा पर 7000 और भोजन पर 5500, तो 12500, इसका आ जाएगा 12500। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, अगर कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा तो देखेंगे। तो ये आपका 22,000 और 23,400, ये आपका आ जाएगा 23,400। 0 तो आएगा, सब में इसको हटाएंगे और ये किससे कटेगा, 7 या 21 और 8 चौक 32, देखो ये आ गया आपका, समझ रहे हो। यह 4 था इसलिए मैं लेके ऊपर वाला दिमाग में जा रहा था, लेकिन 8 या 24 होता यहाँ था नहीं, फिर मैं यहाँ पे आ गई डायरेक्ट। ये आपको दिमाग में रखना। तो आंसर क्या होगा 78:53। जो मैं तरीका, मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूंगी भी, घबराना नहीं, पूरा सॉल्व करूंगी, ठीक है, पूरा सॉल्व करूंगी, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। मैंने आपको ये शॉर्ट तरीका बताया है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एग्जाम में होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी, तो मैं शॉर्ट तरीके आपको बताते हुए चलूंगी। दूसरा है मेरा कौन है, दूसरा प्रवीण और सीमा। तो प्रवीण कौन है, प्रवीण ये है और इसका किराया और यात्रा। तो किराया प्रवीण का और यात्रा ये कितना आ जाएगा 6,000 7,300 प्रवीण का, ठीक है ना। प्रवीण कितना है, प्रवीण प्लस का कौन है सीमा। तो प्रवीण का कितना आया 7,300, ठीक है ना, 7,300 प्लस का, सही जा रही हूँ ना मैं, यात्रा और किराया ही है ना, किराया और यात्रा, ठीक है। और सीमा ये है और इनका भी है यात्रा और क्या किराया, तो ये 4200 और ये वाला 8,600 8,600 इनका। ये कितना आ रहा था हमारा 22 और 23,400 इनका, ठीक है ना। ये आ रहा था हमारा 23,400 और ये कितना आ रहा है 8 और 7 15, 15,900, ये आ रहा है 15,900, ये आ रहा है, ठीक है ना, ये आ रहा था। अब देखो ये हमने किससे काटा, हमने कहा 0 ले लेते हैं यहाँ से, 23 यहाँ से ब्लू से ही लेती हूँ मैं, 23,400 रेशियो 15,900। इतना करने में टाइम लग रहा है ना बहुत ज़्यादा, हमने एक से ही देख लिया, जल्दी से टिक कर दिया। अब जल्दी से टिक करने में भी वो भी देखना है कि ऑप्शन कहीं 2 जगह ऐसे तो नहीं 78 यहाँ हो 78 यहाँ हो, तब नहीं जा सकते हम। ऑप्शन इसलिए लेते हैं, ऑप्शन हमेशा दिमाग में रखना, ऑप्शन सबसे पहले देख लेना है तभी ऐसे जाना है। तो यहाँ से मैंने यहाँ से काटा 7 या 21 और 8 या 24,
मतलब कि 3 से हमने इसको काटा, 3 से काटोगे तो 5 15 और 3 3 9 53 आ गया। ठीक है, समझ रहे ना, ऐसे करना है आपको। 3 से हमने इसको काटा, 7 21 और 8 24, तो ये आपका 78:53 ये आपका बनेगा। अभी समझ में आ गया? उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बट अगर हमको जल्दी करना है तो ऑप्शन, मैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ तो दिमाग में ऑप्शन पहले देख लेती हूँ फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ऑप्शन देख लेती हूँ। तो मैं देखा कि सभी जो है पहले अलग अलग हैं, तो हम एक से जा सकते हैं। जैसे मैंने एक लिया रोहन टीना का, 30,400 आया। मैंने 2 जीरो तो यहाँ भी बनेंगे, सब में 0 0 दे रखा, तो 2 जीरो तो लास्ट में इसमें भी बनेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने दिमाग में उड़ा दिया उसको, बचा 234। तो 234 में से किस में से डिवाइड हो रहा है? इससे डिवाइड हो रहा है, और किसी से डिवाइड हो नहीं रहा। बस बात खत्म। चलिए आगे बढ़े। 12 रसोइया 4 घंटे में 96 व्यंजन बना सकते हैं। प्रत्येक रसोइया द्वारा प्रति घंटे बनाए जा सकने वाले औसत व्यंजनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो प्रत्येक रसोइयों द्वारा प्रत्येक घंटे में, एक रसोइया 1 घंटा में कितना बनाएगा? 12 रसोइया 4 घंटे में 96 व्यंजन बनाते हैं, तो एक रसोइया 1 घंटे में कितना बनाएगा? 96 को डिवाइड कर दो किससे? 12 × 4, 12 × 48, दूनी 96, 2 व्यंजन बनाएगा। एक रसोइया 1 घंटे में 2 व्यंजन बनाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत इजी है। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम गोला को समझेंगे, उसके सभी फॉर्मूले समझेंगे। ये है गोला, ये इसका सेंटर पॉइंट और ये है इसकी रेडियस। ठीक है, ये क्या है? इसकी रेडियस। व्यास की बात करें तो ये वाली लाइन हमारी रेडियस कहलाएगी, और इसी सेंटर पॉइंट से सीधी लाइन में धर पर्दे पे खींच दूं तो ये भी रेडियस कहलाएगी। तो मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसी रेखा दोनों तरफ पर्दे को टच करती हो और सेंटर से वो गुजरती हो, वो व्यास कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं व्यास बराबर लिखूंगी, व्यास बराबर कितना आ जाएगा? 2r। व्यास डायमीटर इंग्लिश में बोलते हैं उसको। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसका CS है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और TS है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। तो CS बराबर TS बराबर 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, CS बराबर TS बराबर 4 पाई r स्क्वायर। CS होता है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और TS होता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। तो अब देखो व्यास 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब मेरे से पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो CS बराबर TS होता है इसका। तो फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर बराबर 4 पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। कुछ नहीं बोला है हमको तो, बट एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जहां आप कंफ्यूज होंगे कि क्वेश्चन में उसमें बोला ही नहीं है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है, 3.14 लेनी है, और 3.14 का इसमें यूज करा है। आपका 2024 SI का क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, लास्ट में रखा है मैंने क्वेश्चन को, क्योंकि उस पर मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना था और आपको ठीक से समझाना था, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो 4 पाई r स्क्वायर 4 × 22/7 इंटू का r कितना है? 4, तो 4 चौक 16, इसे हमें करना है सॉल्व। इसे सॉल्व करेंगे तो 16 चौका 64 और 64 दूनी 128, और 128 इंटू का 11 करेंगे तो 8, 10 का 0, 3 और 1 4 और 1 ये वाला आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में कितना? 7, और 7 दूनी 14, मतलब 200 तो आएगा ही, और 200.96 ये वाला आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसका विशेष ध्यान रखना है, वॉल्यूम है तो क्यूब में रहेगा और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है। ठीक है ना, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रहेगा और क्षेत्रफल एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है। तो CS TS किस में रहेगा? स्क्वायर में रहेगा। सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, तो ये हमेशा स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये P/Q बराबर 19/5 प्लस का 2/7 माइनस का 2.4 प्लस का 4.8/2.4 का स्क्वायर है। तो P/Q सरलता रूप में है, Q के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। Q के अंकों का योग मतलब कि डिनोमिनेटर में जो भी आएगा उसके अंकों का योग हमें बताना है। तो P/Q बराबर 19/5 प्लस का 2/7 प्लस का, इसको मैं माइनस का 24/10 को मैं 12/5 लिख सकती हूँ। ठीक है ना, प्लस का 24 दूनी 48, तो 2 का स्क्वायर 4 लिख सकती हूँ। हो गया यहाँ तक। इसमें बटे में 1 ले सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो मेरे को इसका लेना है LCM। 7 पन्ना 35, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? Q की। Q बराबर कितना आ गया? 35 बराबर 3 प्लस का Q के अंकों का योग मेरे से पूछा है, योग करेंगे कितना आ जाएगा? 8। दिस इज आंसर।
देखो कुछ था, आप सॉल्व करने बैठ जाओगे उसको पूरा पूरा ये वो नहीं करना है, ऐसे करना है। समझ पा रहे हो ना? वैसे सॉल्व भी करोगे तब इतना है, तो सॉल्व करती हूँ मैं, आपको सॉल्व करती हूँ। 35 एल्सियम लिया हमने, 35, 5 सत्ते 35, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133 प्लस का 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10 माइनस का 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा, 12 सत्ते 84 प्लस का 1 से 35 बार ही जाएगा, 35 चौका 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आ रही है? P बट्टे Q की। समझ रहे हो? अब आप पूरा सॉल्व करो इसको। क्या बना दिया मैंने इसको? टेढ़ा टेढ़ा, 84 और 140, इसको सीधा करेंगे पहले। माइनस का 84 और प्लस का 140 था, यही था ना? यही था। अब यहाँ से मैं इसको इसमें से माइनस करूँ, मेरे पास कितना आ जाएगा? 16 और 40 56 और ये कितना आ जाएगा? 60 66, तो मेरे पास आ जाएगा 991/35। कुछ कट रहा है इसमें? कुछ भी नहीं कट रहा, 7 से कटेगा ये, लेकिन 7 दूनी 14 के बाद 5 बचेगा और 59 कटता नहीं है 7 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका? इतना ही रहेगा, P बट्टे Q। तो मेरे से पूछा है Q के अंकों का योग, मतलब कि 3 प्लस का 5 बराबर 8, और ये आपका आंसर होगा। आप इतना सॉल्व करने के बाद कर लो या फिर यहाँ से कर लो, एक ही बात है, आपकी मर्जी, आप कहाँ से करना चाहते। मैंने आपको बता दिया है, जल्दी भी, और जल्दी कैसे कर सकते हैं और पूरा सॉल्व करने के बाद भी कैसे कर सकते हैं, दोनों चीज़ आपको मैंने बता दी है। 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 18 है, शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 3 संख्याओं का एवरेज मेरे से पूछा है, तो 3 संख्याओं का सम कितना आ जाएगा? 8 संख्याएं और 20 एवरेज है, तो सम आ जाएगा 8 × 20 माइनस का 5 संख्याएं हैं और एवरेज 18, इनको मैं माइनस कर दूँ तो 3 संख्याओं का सम, और 3 से अगर मैं इसे भाग कर दूँ तो एवरेज आ जाएगा 3 संख्याओं का, ठीक है ना? अब ये आ जाएगा आपका 8 दूनी 16 160 और 18 पंजू 90, 90 और 160 70/3, 70/3। तो यहाँ से 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 23.33। बेसिक से हो रहा है तो बेसिक से करेंगे, अगर क्वेश्चन बड़ा होता तो फिर तरीका लगाते हैं जो कि हमने लगा रखा है एवरेज में, ठीक है, वो वाला। अब देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन है तो उसके लिए ऐसा तो करेंगे नहीं कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, प्रत्येक संख्या को मैं 20-20 मान लूँ, ये सब पागलपंती नहीं करनी है। छोटा क्वेश्चन है, बेसिक से करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं, ये सब बड़े क्वेश्चन के लिए लगाते हैं तरीके। 32 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 24 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब 32 पुस्तकों का एसपी बराबर 24 पुस्तकों का सीपी, 8 चौक 32 और 8 तिया 24, सीपी बट्टे एसपी बराबर 3, कितना आ जाएगा? 4/3। 4 में खरीद के 3 में बेचा है, लॉस हुआ है 1 का, किस पे? 4 पर, तो 1/4 बराबर क्या होता है? 25%, और 25% का लॉस, ये क्या होगा आपका आंसर? 25% का लॉस पर लॉस हो रहा है, इसको हानि या लॉस प्रतिशत से पूछा था। ऐसे कर सकते हैं आप, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो सीपी के साथ है उसे एसपी पे ले जाओ, एसपी के साथ है उसे सीपी पे ले जाओ, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, सिंप्लीफाई करना। देखो a की पावर 7 और a की पावर 9, जब हम ऐसे लिखते हैं किसी को, a की पावर मान लो कि n है और a की पावर मान लो कि m है, बेस अगर सेम है, बेस क्या है? a, बेस अगर सेम है तो हम इसे a n माइनस का m ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, बेस अगर सेम है तो, ठीक है ना, बेस अगर सेम है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो a है और यहाँ भी a है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 ऊपर जाएगा तो a की पावर 2, 9 में 7 जाएंगे 2 बचेगा, इंटू का b है, बेस सेम है, 9 है यहाँ 5 है, तो b की पावर 9 में से 5 जाएंगे 4, इंटू का यहाँ c है, बेस सेम है, 3 है, 1 है, तो यहाँ c की पावर 1, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। a स्क्वायर b की पावर 4 c की पावर 1, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेस अगर सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड करना है हमको, तो ऊपर ले जाएंगे, a की पावर n माइनस का m हमसे लिख सकते हैं, समझ रहे? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा, अब देखो ये तो सबसे बड़ा, डिफरेंस जिसमें डिफरेंस सबसे ज़्यादा हो वो सबसे छोटा मान के चलो, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अब इन दोनों में देखो, ये है और एक ये है, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो ये आपका 2/3 और ये बनेगा आपका 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 3 से भी कटेगा, 6 से काट सकते हैं मतलब हम,
तो 6 निम 54 और 6 एकन 6, 6 चौक 24, 9/14। इन दोनों में मेरे को देखना है। तो ये देखो डिफरेंस यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत कम है, तो ये बड़ा होगा। फिर भी चेक करना है हमें, तो क्रॉस मल्टीपल, इसका इधर और इसका इधर। तो 9 तिया 27 और 14 दूनी 28। कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी। बड़ी कौन सी आ जाएगी? 2/3। ये सबसे अच्छा तरीका है। आप क्रॉस, इनके साथ भी क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। अगर आप नहीं काट पा रहे, कंफ्यूज है कि बड़ा होगा छोटा होगा, तो आप क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, तो 4/6 यहाँ पर आपका आंसर होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया था, 4/6 था, इसको हमने 2 से डिवाइड करके 2/3 लिख लिया था। तो ऑप्शन में जैसा है वैसा ही, अगर ऑप्शन में 2/3 होता तो 2/3, 4/6 तो 4/6, ऐसे हमको लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। रुचि और शीतल एक व्यापार में 9:6 के अनुपात में निवेश करती हैं। यदि कुल लाभ 2775 है, तो रुचि और शीतल के लाभ में अंतर क्या होगा? तो जब भी पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में। अगर टाइम सेम है तो फिर इन्वेस्टमेंट रह जाता है हमारा। ठीक है ना, 2 पार्टनर हैं और उन्होंने जितना जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका रेशियो लेंगे, इक्वल टाइम के लिए किया है तो उसका रेशियो लेंगे इन्वेस्टमेंट का, और उसी रेशियो में जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उसको बांट दिया जाएगा। ठीक है, अगर टाइम अलग अलग टाइम के लिए कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो भी रेशियो आएगा उस रेशियो में फिर हम प्रॉफिट को बांटते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट 9:6 के अनुपात में किया गया है, तो इसी रेशियो में पैसा भी बांटा जाएगा जो भी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा होगा। तो प्रॉफिट हो रहा है 2775 का, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2775 हमको दे रखी है। तो मेरे से पूछा है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? इसका 3 का आ जाएगा। तो 3 की वैल्यू हमें चाहिए। इसका कितना है? 1/5 है, तो इधर भी कितना कर देंगे हम? 1/5 कर देंगे। 5 25 फिर 5 25 फिर 5 25, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ रहे हो? ऐसे आपको करना है। जो मैं अलग से पॉइंट आपको बताती हुए चल रही हूँ ना, इस पर विशेष ध्यान देना है रे बाबा। अपन बाद में मत कर अपने से कि मैम आपने ये नहीं बताया, मैम आपने वो नहीं बताया। मैम तो सब कुछ बता रही है, आप चीज़ें कितनी कैच कर पा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चांदू नाव से धारा के प्रतिकूल 245 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में तय करता है और धारा के अनुकूल 21 घंटे में तय करता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो थोड़ा सा से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई धारा है, जैसे ऐसे ऐसे बह रही है, धारा है ऐसे ऐसे बह रही है। ठीक है सही से बन जाओ भाई। ये बह रही धारा, ये आपकी धारा, नदी में धारा बह रही है ऐसे। ठीक है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में, और इसमें एक बोट है, बोट चल रही है इसी डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है इसी डायरेक्शन में धारा भी, वो नाव भी चल रही है। तो इसको बोलते हैं हम नदी के प्रवाह में बहना या अनुकूल बहना। ठीक है ना, अनुप्रवाह बहना ऐसा भी बोलते हैं। मान लो कि ये जो नाव है इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड आती है इनकी, ये आती है x प्लस का y। अगर यही ऐसे होता कि नाव तो, धारा तो आपकी ऐसे ऐसे चल रही होती, ऐसे इधर चल रही होती, इधर बह रही होती, धारा आपकी ऐसे बह रही होती और नाव जो है वो ऐसे चल रही होती, इस डायरेक्शन चल रही होती। नाव की गति x और धारा की y, तो यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड आती वो आती x माइनस का y। क्योंकि अब अगर धारा ऐसे बह रही है और नाव ऐसे चल रही है तो उसको जो स्पीड होती है उसका डिफरेंस लेते हैं हम, क्योंकि उसको वो उतनी स्पीड से नहीं बह पाती। पानी के साथ अगर आप बह रहे हैं तो आपको कम एफर्ट लगाना पड़ता है और ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। जैसे बहुत सारा लोग जो स्विमिंग करते हैं उनको पता होगा कि अगर वो पानी के साथ बहते हैं तो उनको कम एफर्ट लगाना पड़ता है और वो बहुत दूर तक जा सकते हैं जल्दी। लेकिन अगर वही हो कि पानी अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है, वो ऐसे बह रहे हैं, तो फिर उनको एफर्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ता है और वो ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं जा पाते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा बहुत बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से मेरे को दे रखा है कि धारा के प्रतिकूल 245 किलोमीटर दूरी 30 घंटे में। प्रतिकूल मतलब कि x माइनस का y, 245 बट्टे चाल बराबर दूरी बट्टे समय 30 घंटा, और x प्लस का y बराबर 245 बट्टे 21 घंटा। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले हम। 7 तिया 21 7 पन्ना 35 और 7 तिया 21, 7 तिया 21 7 पन्ना 35 और 7 तिया 21। इसको सॉल्व कर ले, 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 ने 45 और 5 6 के 30, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मुझे बाई चाहिए, मुझे क्या चाहिए? बाई। तो बाई बराबर होगा, इसमें से इससे माइनस कर दे, बट्टे में 2, तो इसको इक्वल कर ले 2/2 से। यहाँ पे 6 तो यहाँ भी 6 कर लेते हैं। ठीक है ना, बट्टे में जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो डिफरेंस रह जाएगा। 35 दूनी 70 बट्टे 6 माइनस का 49 बट्टे 6 को मैं क्या करूँ? डिवाइड कर दूँ किससे? 2 से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 21 बट्टे 6, नीचे आ जाएगा 6 दूनी 12, ये आ जाएगा।
तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 साते 21 और 3 चौक 12। 4 से काटेंगे, 4 एकन 4 और फिर 3 बचेगा, 7.5। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगी आपकी धारा की चाल। अभी देखो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, कुछ नहीं है, आप इसको लगाते, बाई से बाई काटते, फिर 2x निकालते पहले, फिर आप बाई निकालते। ऐसे आपने नहीं करना, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको इसको, इस वाले पॉइंट को आपको दिमाग से हवा हो रहा होगा। जैसे कि मैंने लिखा x प्लस के बाई बराबर, मान लो मैंने क्या लिख दिया, n लिख दिया, ठीक है ना, और x माइनस के बाई बराबर मैंने m लिख दिया। तो आप नॉर्मली क्या करते हो, आप करते हो कि बाई से बाई काटा और ये 2x बराबर m n प्लस का m, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाता है, n प्लस का m बट्टे 2 आ जाता है, यही आता है। और x की वैल्यू यहाँ पे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे करते हो। अगर मुझे डायरेक्ट y निकालना है तो आप क्या करते हो, फिर इसमें से इसे माइनस करते हो, जैसे कि हमने ऐड करा अभी इनको, ठीक है। आप क्या करते हो, इसमें से इसे माइनस करते हो, माइनस करते हो x करता है और आपको मिलता है 2y बराबर, अब आपने इसमें से इसे क्या करा, माइनस करा, तो n माइनस का m, ऐसे। फिर y बराबर कितना आ जाता है, n माइनस का, मैं अलग से समझाती हूँ इस पॉइंट को, अलग से समझाती हूँ। अगर जैसे आप ये करते हो कि x प्लस का y बराबर n है और x माइनस का y बराबर m है, तो आपको y अगर पहले चाहिए तो आप क्या करते हो, इसमें से माइनस करते हो। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, प्लस करा, तो y से y कटा, आप करोगे माइनस, माइनस करोगे तो x से x कटेगा और 2y ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाता है, बराबर कितना आ जाएगा, n माइनस का m। y बराबर कितना आ जाएगा, n माइनस का m बट्टे 2, ये आ जाएगा कि नहीं। हम इसी पॉइंट को इतना ना करना पड़े, हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट करते हैं बाबा। हम करते हैं डायरेक्ट कि x प्लस वाई बराबर अगर n है और x माइनस वाई बराबर अगर m है, तो मुझे क्या चाहिए, x चाहिए होगा, तो x बराबर आ जाएगा n प्लस का m बट्टे 2 और y बराबर आ जाएगा n माइनस का m बट्टे 2। हम डायरेक्ट इसको कर देते हैं, यहाँ से हमने ट्रिक बना दिया। अब इतना करने में एक पागलपंती हो जाएगी ना, यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ट्रिक की तरह लिख सकते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर हमने इसे डायरेक्ट लगा दिया था कि x प्लस वाई बराबर ये है, x माइनस वाई बराबर ये है, तो y बराबर इसमें से माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वही हमने करा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप काट भी सकते हो, 5 से 15 से काट लो, 15 चौका 60 और 15 75 और 15 तिया 45। ट्रिपलेट बन गई 3 4 5 की, 3 4 5 की ट्रिपलेट, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, मतलब कि ये भी एक ट्रिपलेट है। मैं जब आपको ट्रिपलेट करा रही थी ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने आपको समझाया कि अगर हम कोई भी हमने ट्रिपलेट ले लिए, ठीक है, उसमें हम गुणा कर दें, उसमें हम भाग कर दें, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है वो भी एक ट्रिपलेट ही बनती है, समझ रहे हो। तो ये 3 4 5 का रेशियो इसका आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, हमारी एक ट्रिपलेट है। और अगर ये ट्रिपलेट है तो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा है बाबा, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये ट्रिपलेट है तो राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या था 45, ये क्या था 60 और ये क्या था 75, समझ रहे हो। तो 75 यहाँ आ जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। 45 60 आप ले सकते हैं कहीं भी, क्योंकि कुछ भी ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी है। इसको मान लो ये, ठीक है ना, ये 90 डिग्री का एंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। आप बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एरिया रहता है आपका, एरिया बराबर 1/2 इंटू का परपेंडिकुलर इंटू का बेस। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूस। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे कैसे पता चलेगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, दोनों साइड से बड़ा होता है, ठीक है ना। बेस से भी बड़ा होगा हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा हाइपोटेन्यूस। तो 3 से भी बड़ा है 5, 4 से भी बड़ा है 5। तो यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा आपका। यहाँ से पेरीमीटर की बात करें तो परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस का हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया हम मुझसे पूछा, तो एरिया 1/2 इंटू का 45 इंटू का 60 बराबर कितना होगा 30 और 45 दिया 135, मतलब कि 1350। ये आपका आंसर होगा 1350। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, आना भी चाहिए बाबा समझ में। 110 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाला मिश्रण बनाने के लिए एक प्रकार के 30 किलोग्राम चावल को 60 किलोग्राम दूसरे प्रकार के चावल के साथ मिलाया जाता है, जिसकी कीमत 100 रुपये है। पहले प्रकार के चावल का मूल्य क्या है, 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। ऐसे यहाँ पे करना है, ठीक है, 100 रुपये प्रति किलोग्राम। थोड़ा एडिट करेंगे यहाँ पर, तो 110 रुपये मिक्सर का प्राइस बनाना है, तो इसको रखेंगे मिडिल में, एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है ना। 110 रुपये 110 रुपये 110, ठीक है ना।
और 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाला कितना है, वो है हमारे पास 60 किलोग्राम, और 30 किलोग्राम है जिसकी कीमत हमें पता करनी है, तो उसको हम x मान लेते हैं। x मान लिया, अब हम लगाएंगे क्या, एलिगेशन इस पर, इसी से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब देखो ये जो भी हमारे पास ये आया है 30 किलोग्राम और 60 किलोग्राम, ये क्या होगा, यहाँ पे रेशियो आया होगा क्वांटिटी का, वो होगा, समझ रहे हो ना। तो अगर मैं 110 में से ये जो संख्या आती है मिडिल में हमारी, ये 1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, मतलब कि ये एवरेज मूल्य होता है हमारा। तो 110 में से 100 जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। अब देखो 10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 10 की वैल्यू हमारे पास में कितनी, 30। कितना गुना है, 3 गुना, इसका 3 गुना है, तो ये किसका 3 गुना रहा होगा, ये 20 का 3 गुना रहा होगा। यहाँ पे कितना रहा होगा, 20। इसका ये 1/3 है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका ये कितना है, 1/3, तो इसका भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/3। अभी समझ में आ रहा है, ये 20 आ गया। अब इसमें से मैंने इससे माइनस करा है, तो यहाँ पे जो भी संख्या रही होगी उसमें से इससे माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आया होगा, 20 आया होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितनी संख्या लोगे, 110 माइनस करो 20 आ जाए तो 130। 130 यहाँ पे रहा होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 130 रुपये प्रति केजी मूल्य रहा होगा। इसका पहले प्रकार के चावल का मूल्य कितना है, 130 रुपये पर केजी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ पा रहे हो, कर पाएंगे ना ऐसे। चलिए आगे बढ़े। ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है। देखो 18 में से 11 जाएंगे 7 बचेगा, 7 से 7 कटेगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 आ जाएगा। 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, खलास। इंटू करना है 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही बचा। 8 दूनी 16, 160, और 8 ने 72, मतलब 2 आएगा लास्ट में, 2 एक ही में दे रखा है, 232। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 232। दिस इज राइट आंसर। बहुत जल्दी हो गया ना, देखो ऐसे कुछ नहीं करना होता, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बस। ये अदिति ने अपने स्कूटर कितना है, 82,008 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/6वां भाग लाभ के रूप में प्राप्त किया है। तो लाभ प्रतिशत कितना है, एसपी है, एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य कितना है, 82,008 रुपये। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट लाभ, प्रॉफिट है इसका 1/6वां हिस्सा, इसका 1/6वां हिस्सा, वो कितना आ जाएगा, 6 × 6, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है ना। तो 6 तिया 18, 18 के बाद 4 बचेगा, फिर 6 चक 36, फिर 4 बचेगा, 6 चक 36, फिर 4 बचेगा, 6 सत्ते 42, 6 48, ये आ गया आपका 13,668 रुपये प्रॉफिट है। प्रॉफिट है 13,668 रुपये, 13,668 रुपये का प्रॉफिट है। तो सीपी कितना आएगा, एसपी में से अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूं तो सीपी आ जाएगा मेरे पास। सीपी आएगा 8 में से 8 जाएगा 0, और 10 में से कैरी लेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 11 में से 3 जाएंगे तो मेरे पास 7 और 1 8 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे से पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट कितने का है, 13,668 का बटे में 68,340 इंटू का 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 13 पंजू 65 और 8 पंज 40, इसे पूरा ही 5 बार कटेगा, 5 बार, और इस 5 से ये 20 बार कटेगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा 20%। ये आपका आंसर हो जाएगा 20%। अब थोड़ा थोड़ा करके काट सकते हैं, मैं तो पहला इधर और इधर चली गई लास्ट में, मैंने कहा कटेगा है 5 बार, तो 20%। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आप लिख के ही सॉल्व करें, गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, नहीं तो लिख लेना, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। माध्यिका मतलब कि मीडियन, और बहुलक मतलब कि मोड। तो मोड तो सबसे आसान है। मोड क्या होता है, वो संख्या जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई हो, ठीक है। मोड बराबर मैक्सिमम टाइम रिपीटेड संख्या, ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम टाइम्स रिपीटेड संख्या, रिपीटेड नंबर, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम रिपीटेड नंबर, जो संख्या बहुत बार रिपीट हुई हो वही क्या होता है, आपका मोड होता है, मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड नंबर। लेकिन माध्यिका मीन मतलब कि मीडियन, ठीक है, माध्यिका मतलब कि मीडियन, लिख जाओ भैया मीडियन। मीडियन को थोड़ा सा समझेंगे। मीडियन क्या होता है, एन क्या होता है, जो संख्याएं, जैसे कि कितनी संख्याएं, वो हमारी एन होती है, ठीक है ना, एन। तो एन अगर हमारा ऑड है, एन अगर ऑड है तो मिडिल वाला टर्म ही हमारा क्या होता है, मीडियन होती है, मिडिल टर्म, ठीक है ना। मिडिल टर्म क्या होती है, मीडियन होती है। और एन अगर कैसा है, इवन है,
मध्य पद, मिडिल टर्म का मतलब होता है मध्य पद, ठीक है ना, मध्य पद। एन अगर इवन है तो मीडियन क्या होती है, मिडिल वाला 1 मिडिल वाला 2, मतलब बीच के दो पदों का सम बट्टे 2, मतलब बीच के दो पदों का एवरेज बोल सकते हैं। दो पद हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज बीच के दो पदों का, मिडिल 1 और मिडिल 2 बट्टे 2, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आऊँ तो सबसे पहले हम मीडियन ही पता करते हैं, मीडियन इसमें से, ठीक है ना। तो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, ठीक है, 2 2 2 2 और 2 10 है। पर एन कैसा है, इवन, एन कैसा है, इवन। एन अगर इवन है, एन अगर इवन है तो बीच के दो पदों का एवरेज। अब देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4 ऐसे नहीं करना है, सबसे छोटा या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो इसको। अब असेंडिंग ऑर्डर में थोड़ी लिखते रहो, छोटे बच्चे थोड़े हो, ऐसे करो, सबसे छोटा वाला पकड़ लो। एक, अब देखो 10 है तो 4 इधर छोड़ोगे, 4 आपको इधर छोड़ने हैं, 4 आपको इधर छोड़ने हैं। आपको 5 वाला, 5th वाला और 6th वाला लेना है, 5th वाला और 6th वाला पद लेना है आपको। तो 1 2 3 4, ये वाला 5 और छठा कौन सा आ जाएगा, इसके बाद 5 है तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो मीडियन आएगी, मीडियन, मीडियन कितनी आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी हमारे पास में, लिख जाओ भैया सही से, मीडियन, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी मीडियन आ जाएगी 3 5, 3 प्लस का 5 बट्टे 2 बराबर 4, मीडियन 4। अब देखो 4 4 यहाँ भी, अब मेरे को चाहिए क्या, मोड बहुलक। तो सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी रिपीट हुई है, 3, 1 2 3, 3 ऐसा है 3 बार आया, बाकी कोई संख्या रिपीट नहीं हुई है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोड आ जाएगा 3, तो ये आपका आंसर हो जाएंगे 4 और 3। समझ में आया है। इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं आप, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा के फिर से लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद था ये सब कुछ। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, सबसे पहले 2 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 5 लेंगे और फिर 7 लेंगे और फिर उसके बाद 9 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 4 पद इधर छोड़ दो और 4 पद इधर छोड़ दो, बीच के दोनों पदों का एवरेज मीडियन कहलाएगा। तो मिडिल 1 और मिडिल 2, यहाँ से आप मिडिल 1 और मिडिल 2 भी समझ में आएगा, बटे में 2 मीडियन। और मोड जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ 3 3 3, तो 3 आपका मोड हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है ना, चलिए अभी एकदम समझ में आ रहा होगा। वैसे आपके अंतरात्मा रो रही होगी कि मैं पता नहीं क्या चिड़ में लगा के चली जाती है। चलिए, ये 24 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 6 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसको हम लगाएंगे M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। तो 24 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, तो 6 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 6 चौक 24 और x बराबर 5 चौक 20 दिन में खत्म कर देंगे, ये आपका आंसर। इसका एक फॉर्मूला वर्क भी अगर हमें दे रखा है, वर्क अगर हमें दे रखा है तो ये भी होता है इसका फॉर्मूला, M1 इंटू का D1 बट्टे वर्क 1 बराबर M2 इंटू का D2 बट्टे वर्क 2। और 3 और दे रखा तो 3 भी लगा देते, उधर ले जाते फिर हम, ठीक है। चलिए, 1/3, 3/4, 4/5 और 5/6 का महत्तम समावर्तक मतलब SCF हमसे पूछा है। तो 1/3, 3/4 और 4/5 और 5/6 का हमसे पूछा है HCF। तो जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है वो हमें अंश मतलब कि न्यूमरेटर का लेना है। तो 1 3 5 और 6 इसका हमें लेना पड़ेगा HCF और इसका हमें लेना पड़ेगा LCM, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर वाली संख्याओं का 1 3 4 5 का हमें HCF लेना पड़ेगा, वो आ जाएगा 1। HCF जो सभी संख्याओं को डिवाइड करे तो 1 ही होगा, 1 3 4 5 को डिवाइड करेगा, और 3 4 5 और 6 का हमें लेना पड़ेगा LCM, और वो आ जाएगा हमारा 5। देखो 2 3 है तो 3 इसमें भी है, 2 भी आ जाएगा, 2 और आ जाएगा, तो 5 6 30 दूनी 60, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/60 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/60। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जो पूछा है हमसे वो ऊपर वाली संख्याओं का हमें लेना है, मतलब अंश न्यूमरेटर का हमें लेना है, ठीक है। चलिए, ये एक व्यक्ति 16,000 रुपए की सावधि जमा राशि 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर रखता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो पूर्ण अवधि के बाद उसे कितना ब्याज रुपए में, अच्छा कितना रुपया मिलेगा, ब्याज नहीं टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 16,000 रुपए हैं भैया, और 2 वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन
अर्धवार्षिक छमाही। तो 2 वर्ष में अर्धवार्षिक मतलब कि हर 6 महीने पर ब्याज लगेगा। तो 2 वर्ष में टोटल 24 महीने बनेंगे, मतलब कि हर 6 महीने पर हमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज जो है देना पड़ेगा। अब इसको 4 साल मत बना देना, मतलब हर 6 महीने पर 4 बार ब्याज जो है कैलकुलेट होगा, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो छमाही है, मतलब पूरा 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%। तो 6 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5%। आप उसको सॉल्व करो। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि दिन भी कभी कभी आ जाएंगे तो आप कर पाएंगे ठीक से। 4 साल 6 साल बना देते हो ना, इससे काम नहीं चलता है, चीज़ों को समझना होता है हमें। इधर आते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास है 16,000 रुपये। 5% बराबर क्या होता है, 1/20 होता है, 1/20, ठीक है ना, 1/20। तो फर्स्ट वाले 6 मंथ का ब्याज, सेकंड वाले 6 मंथ का ब्याज, थर्ड वाले 6 मंथ का ब्याज और फोर्थ वाले 6 मंथ का ब्याज। मेरे पास 16,000 रुपये हैं। तो पहले इसका 1/20 ब्याज हमें मिलेगा, 2 8 16 मतलब कि 800 रुपये मेरे को ब्याज मिलेगा, ठीक है ना, 800 रुपये। तो पहले साल मुझे 800 रुपये ब्याज मिलेगा, दूसरे साल मुझे 800 रुपये ब्याज तो मिलेगा, इसका भी मुझे 1/20 मिलेगा, मतलब कि 2 चौक मतलब कि 40 रुपये मुझे यहाँ पे और ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो दूसरे साल में मेरे को टोटल 840 रुपये ब्याज मिलेगा। अब तीसरे साल में 840 तो मुझे मिलेगा, इस 840 का भी मेरे को 1/20 ब्याज और मिलेगा। तो इसका 1/20 कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 42, मतलब कि आपका 288 882 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे बंद करते हुए चल रही हूँ। तो चौथे साल में 882 तो मिलेगा आपको, 882 का 1/20 और मिलेगा। तो 1/20 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, इधर से ले लेते थोड़ा सा, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और फिर 2 एकन 2 और तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा, ठीक है ना, 44.1 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल ब्याज मिलेगा वो आ जाएगा 0.1 और ये 6 और ये 12 का 2 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा 926.1। अब देखो 0.1 सभी में दे रखा है। तो टोटल ब्याज कितना आ जाएगा, टोटल ब्याज ये वाला 800 रुपये, उसके बाद ये वाला और ये वाला। तो ये हमारा 8 का 8 और 16 8 24, 2400 और 900 कितना होगा 3300, ठीक है 3300। तो 3300 तो ये हो गया हमारा, और उसके बाद में 40 ये हो गया और 80 हो गया, 120 और 122 यहाँ तक, और ये वाला 26.1। तो ये 1 और ये वाला पैसा 16,000 रुपये, ये तो काउंट करेंगे ना, तो 0 0 और 0 और 6 और 1, ये आपका आ जाएगा 0.1 और इधर 8 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, इधर 19,448.1, 19,448.1। ये यहाँ पॉइंट नहीं लगा होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना, 19,448.1। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, आपको कुछ आपने टेबल भी रट रखी होगी कि डायरेक्ट 5% का कुछ होता है, अगर आपने रट रखा है तो वो भी लगा सकते हैं। ये अपना एक तरीका है सॉल्व करने का, से आप जल्दी कर सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। बाकी आप देख लीजिए। जब एक्स भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक्स भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, तो पहले हम समझेंगे। ये है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब कि सभी भुजाएं बराबर बराबर, सभी एंगल बराबर बराबर, सभी एंगल 60 डिग्री का होता है बाबा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। और सभी भुजाएं बराबर मतलब ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो ये इसमें अगर मैं एरिया की बात करूँ, मैं बता देती हूँ चीज़ें, ठीक है ना। एरिया ये इसकी क्या हो जाती है, हाइट ही इसका मीडियन का भी काम करती है और परपेंडिकुलर का भी काम करती है, एंगल बाइसेक्टर का भी काम करती है, सबका काम करती है इसका, ठीक है। एरिया हो जाएगा इसका, ये हाइट है इसकी, और ये ए क्या है, साइड है। तो एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू का a²। हाइट बराबर हो जाएगा आपका √3/2 इंटू का a, ये हो जाएगा, ठीक है। वैसे किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया रहता है, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया रहता है वो रहता है 1/2 इंटू का बेस इंटू का हाइट, किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है ना, ये हम लगा सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में। पेरीमीटर की अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मतलब परिमाप वो होगा 3a। अब मैं वर्ग पे आ जाती हूँ, क्योंकि वर्ग भी है। तो वर्ग में भी क्या होता है, सभी एंगल बराबर बराबर, सभी साइड बराबर बराबर, ये भी सब क्या होगा बराबर, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का इसमें होगा। प्रत्येक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का, और ये इसका विकर्ण होगा, डायगोनल। तो इसमें भी हम बात करें एरिया की, तो एरिया हो जाता है इसका a²। पेरीमीटर की अगर बात करूं तो पेरीमीटर क्या होगा,
तो पेरीमीटर हो जाता है 4a, और डायगोनल मतलब कि इसके विकर्ण की अगर मैं बात करूं कि डायगोनल क्या होगा, तो वो हो जाता है a रूट के 2, ठीक है ना, a रूट का 2, ये इसका विकर्ण डायगोनल हो जाता है। इसमें आप दो चीज़ और समझो, कैपिटल R होती है परिवृत्त की त्रिज्या, और वो होता है a अपॉन रूट के 2, a अपॉन रूट के 3, ठीक है ना ये, और अगर स्मॉल r की अंतःवृत्त की त्रिज्या वो होता है a अपॉन 2 रूट का 3। ये आपको इसमें समबाहु त्रिभुज में याद रखना है। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको रिवाइज करा दी है, ये करते चलना है साथ साथ में सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेम साइड क्या है, सेम है, ठीक है ना। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास में समबाहु त्रिभुज, और ये क्या है हमारे पास में, एक स्क्वायर है। इसकी साइड भी क्या है, a है, और इसकी साइड भी क्या है, a है। अब इसका क्या आ जाएगा, रूट का 3/4 इंटू का a स्क्वायर रेशियो a स्क्वायर, एरिया लेना है हमको, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर, और ये रूट का 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। रूट का 3/4 ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा एरिया का। समझ में आया? चलिए, जब x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 को x माइनस के 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपने x की वैल्यू इसे रख देना है, ठीक है। अगर x माइनस का 3 है तो यहाँ से x बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर 3, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, x बराबर 3। अगर x प्लस का 3 होता तो x बराबर माइनस का 3 रखते, तो x बराबर 3 आपने रख देना है, और इसे सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका रिमाइंडर का काम करेगा, ठीक है। तो सॉल्व करो, 3 की पावर 4 प्लस का 3 की पावर 3 माइनस का 3 की पावर 2 प्लस का 3 प्लस का 1 बराबर 3 की पावर 4 81 प्लस का 27 माइनस का 9 प्लस का 3 और प्लस का 1। ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा, इसको काटेंगे 18, 18 और 4 22, और 22 का मतलब होगा 103, 103 ये आपका रिमाइंडर बनेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको से करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है आपको तो, ठीक है। चलो, एक विक्रेता 1 रुपए में 10 संतरे बेचता है और 30% का लाभ कमाता है। उसने 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे। सेम हमको दे रखा है, 1 रुपए में खरीदा, 1 रुपए में बेचा, तो आपने क्या करना है, ये 30% बराबर कितना होता है, 3/10, मतलब 10 में खरीद के कोई चीज़ आपने 13 रुपए में बेच दी, मतलब CP/SP अगर मैं लिखूँ तो 10 में खरीद के 13 रुपए में आपने बेच दी है। 30% का लाभ है, 10/3 अधिक ले रहा है, तो मेरे को क्या करना है, इक्वल बनाना है। 1 में खरीदा था, 1 में बेचा है, तो ये हमारा प्राइस हो गया, ये हमारी क्वांटिटी कितना आ जाएगा, 13/10 आ जाएगी, क्योंकि इधर भी 130 और इधर भी 130, आपने जितने में खरीदा उतने में बेचा, तो बराबर। अब क्वांटिटी क्या कह रहा है, 1 रुपए में 10 संतरे बेचता है, SP 10 की वैल्यू में क्या दे रखी है, 10, तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। दिस इज आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे ऐसे? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, समीकरण x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर b माइनस का x स्क्वायर को संतुष्ट करने के लिए x की वैल्यू हमें पता करनी है। तो x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2bx, ये आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ मिल रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर हम काट देंगे, इधर को इधर लेके आएंगे तो 2bx बराबर b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो मेरे से x की वैल्यू पूछी तो केवल x बराबर कितना आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बट्टे 2b, ये आपका आंसर होगा। और b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बट्टे 2b, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मुझे सच में अब हिम्मत नहीं रह रही खड़े होने की, बट मैं कर रही हूँ क्योंकि छोड़ नहीं सकते। कल भी मैंने थोड़ी सी क्लास रिकॉर्ड की थी और खड़ा नहीं हुआ जा रहा था मेरे से, फिर मैंने क्लास को पूरा छोड़ दिया था। आज नहीं छोड़ सकती, बट खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरे सच में पैर है ना ऐसे काम नहीं लगे। इधर आते हैं। 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत को 22 दिन में काट सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं इसे काटने में कितना समय लेंगी। 15 पुरुष या 25 महिलाएं, मतलब कि 15 मैन बराबर 25 वूमेन, ठीक है, या है तो ये लगाएंगे हम। यहाँ से मैन अपॉन वूमेन की इफिशियंसी लेंगे तो 25 और 5 या 15, 5/3 आ जाएगी इफिशियंसी ये आगे तो मैं ये कह सकती हूँ काम टोटल कितना आ जाएगा। 15 पुरुष 22 दिन में, मतलब कि 15 मैन की इफिशियंसी 5 इंटू का 22 दिन, टोटल काम ये आ जाएगा, ठीक है ना। 9 पुरुष और 18 महिलाएं साथ में करनी, तो 9 पुरुष 9 पंजे 45, 9 इंटू का 5 प्लस का 18 महिलाएं 18 इंटू का 3, और ये लोग मिलकर के कितने दिन में काट देंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। डेज की संख्या हमें बतानी है, तो ये आ जाएगा हमारा 9 पंजे 45 और 18 तिया 54, ठीक है ना। तो 45 और ये आपका 54, 99 आ जाएगा, ठीक है। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 99 आ जाएगा हमारा।
99 का मतलब होगा 11 से काटे, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 99, और इधर आ जाएगा हमारा 3 से काट सकते हैं क्या, नहीं। तो डेज की संख्या अगर मैं लूँ तो डेज की संख्या आ जाएगी 15 दूनी 30 और 5 दिया 15, 150/9, तो 5 15 और 3 का 9, 50/3 का मतलब होगा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, ठीक है। 16 48 और 2 50/3, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो क्या करना है आपने, पूछ लेना है मेरे से, ठीक है। चलिए 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 किससे विभाज्य होगा, तो अगर हमको a की पावर n प्लस b की पावर n, और n अगर कैसा है, ऑड है, n अगर ऑड है तो ये संख्या हमारी a प्लस बी से डिवाइड होगी, ठीक है ना, a प्लस बी से डिवाइड होगी, ये आप लिख लेना, ये क्या करेंगे आप लिख लेंगे। अगर हमको a की पावर n प्लस b की पावर n दे रखा है और n अगर इवन है, n कैसा है, इवन है, प्लस में नहीं आएगा माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में लेंगे, इवन प्लस में तो ले नहीं सकते। a की पावर n माइनस b की पावर n, और n हमारे पास में कैसा है, ऑड है, n अगर हमारे पास में ऑड है तो ये संख्या हमारी a माइनस बी से डिवाइड होगी, a माइनस बी से क्या होगी, डिवाइड होगी, ठीक है, डिवाइड होगी। और n अगर इवन है इसी केस में, ठीक है ना, n अगर इवन है, n अगर इवन है तो ये संख्या हमारी, ये वाली संख्या, ठीक है, n अगर इवन है तो ये संख्या हमारी a माइनस के b और a प्लस बी से भी डिवाइड होगी, ठीक है ना, a प्लस बी से भी डिवाइड होगी, ये आप लिख लेना, ठीक है, पॉइंट। तो मेरे को ये दे रखा है प्लस में है और n क्या है, ऑड है, ऑड है, तो ये संख्या हमारी किससे, इधर मैं लिख लेती हूँ, ठीक है ना, इधर लिख देती हूँ इसको, ये 41 प्लस का 43 से डिवाइड होगी तो ये 84 से डिवाइड होगी, ठीक है। 84 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब पेट में है ना हुडो टाइप का हो रहा है कुछ मतलब बोल नहीं सकते हैं कैसा लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है अभी लेट जाऊँ, सो जाऊँ मैं, ऐसा लग रहा है। ये साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर 0 है, और थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है बराबर क्या है, 90 से छोटा है बराबर क्या है, तो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का मान क्या होगा। अगर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर 0 है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। 45 डिग्री पे साइन थीटा कॉस थीटा दोनों बराबर के होते हैं, तभी पॉसिबल हो सकता है कि ये क्या होगा, 0। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपका साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर √2। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 2√2 मतलब कि √2, ठीक है। ये टेबल है जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आपको ये रटा होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का सबका, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की पहली वाली क्लास देखेंगे अगर आपको पता नहीं है तो। ये 1 प्लस tan थीटा बराबर √3 है, तो √3 कॉट थीटा माइनस का 1 क्या होगा, यहाँ से मैं tan थीटा बराबर √3 माइनस का 1 लिख सकती हूँ या नहीं। tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर आपका होता है 1/cot थीटा, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि cot थीटा बराबर आपका 1/tan थीटा होता है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो यहाँ से cot थीटा बराबर 1/√3 माइनस का 1 आ जाएगा। रेशनलाइज कर लें इसको, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये हमारा √3 प्लस 1/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये मैंने रेशनलाइज कर लिया इसको, और cot थीटा बराबर कितना आ गया, √3 प्लस का 1/2 आ गया। यहाँ इसको रख देते हैं, √3 तो ये हमारा है ये, इंटू का √3 प्लस का 1/2 माइनस का 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस √3 और बटे में 2 आ जाएगा, और 2 इधर माइनस करेंगे तो ये आपका √3 प्लस का 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। कुछ पॉइंट दिमाग में सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, जैसे मैं दिमाग में सॉल्व कर पा रही हूँ, इसका मल्टीपल कर लिया, √3 करूँगा 3 आ जाएगा, और 3 प्लस √3 बनेगा, 2 का इधर करेंगे 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो √3 प्लस का 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ पॉइंट आपने दिमाग में सॉल्व करना सीखना पड़ेगा बाबा। ये तो आज x माइनस के y बराबर √3/2 है, और साइन x प्लस y बराबर 1 है, और x और y धनात्मक न्यून कोण है,
एक्स बड़ा बराबर हो सकता है बाई के, तो एक्स और बाई के मान क्या होंगे ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बाबा, कॉस एक्स माइनस बाई बराबर √3/2 है, और ये होता क्या है, ये होता है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री आपको रटा होना चाहिए, सबका साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कोसेक का सबका रटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कॉस जाएगा, कॉस से कॉस जाएगा, और यहाँ से मैं ले सकती हूँ एक्स माइनस के बाई बराबर 30 डिग्री, और ये हमको दे रखा है कि साइन एक्स प्लस बाई बराबर 1, और ये होता क्या है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो साइन से साइन जाएगा, और यहाँ से एक्स प्लस बाई बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। हो गया, यहाँ लिख ले एक्स प्लस बाई बराबर 90 डिग्री, और एक्स माइनस के बाई बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 90 प्लस का 30 डिग्री बट्टे में 2 बराबर 60 डिग्री, और बाई बराबर कितना आ जाएगा, 90 माइनस के 30 डिग्री बट्टे में 2 बराबर 60 बट्टे 2 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर होगा 60-30, ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन और सबसे खतरनाक क्वेश्चन। आप अप्रोक्सीमेट में भी नहीं जा सकते हो बाबा, क्योंकि ऑप्शन बहुत नज़दीक है, लास्ट वाले डिजिट पे डिपेंड कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? इसको बोलते हैं एकदम खतरनाक टाइप का क्वेश्चन। मतलब है तो इजी, फॉर्मूले पे बेस्ड है, शंकु का फॉर्मूला आपको याद है, सॉल्व कर लोगे, लेकिन अप्रोक्सीमेट में नहीं जा सकते आप। वो चीज़ें पता होंगी तभी आप सॉल्व कर सकते हो इसको। बहुत आज का ये 2024 रेलवे एसआई का क्वेश्चन है, छोड़ के मत भाग जाना, क्वेश्चन इसको अच्छे से करके जाना है। अगर आया तो ऑप्शन भी सेम रख सकते हैं वो लोग, संख्या चेंज कर दें या इसी को रख दें, या ना करें चेंज, ऐसे रख दें, तो आपको रट लेना है इसको, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्व करना मुश्किल है। समझ रहे ना? मैं आपको सॉल्व करके दूंगी अभी, लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है ना इसका, उसको अप्रोक्सीमेट में भी नहीं जा सकते आप। और यहाँ बोला भी नहीं है पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 यूज की गई है। स्टूडेंट एकदम घुमा होगा इसमें 10-5 मिनट आराम से। तो वैसे सॉल्व करूंगी, ठीक है ना। हमसे कहा जा रहा है मेरी छोटी बहन एक शंकुवात थैले में रत्न भर रही है, वह जानती है कि प्रत्येक थैले की क्षमता 75.36 घन इंच है। यदि व्यास 6 इंच है तो थैले की प्रत्येक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो शंकुआकार एक थैला है, शंकुआकार थैला है मतलब ऐसा कुछ थैला होगा, ठीक है ना। थैला तो ऐसा ही होगा भैया। शंकु तो वैसे ऐसा होता है, ऐसे बनाते हैं, लेकिन उल्टा शंकु कह सकते हैं, इसको उल्टा बना सकते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो ना? ऐसे समझ लेना बाबा। नहीं समझ पा रहे हो तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, आप अपनी गलती को सुधारें। ये मैंने क्या बना दिया, थैला बना दिया, ठीक है, शंकुआकार। इसमें क्या है, रत्न भरे जा रहे हैं, रत्न। यहाँ पर ये इसकी रेडियस हो जाएगी, और रेडियस कितनी है, व्यास 6 इंची का है तो रेडियस 3 इंची की हमारी आ जाएगी, ठीक है ना। रेडियस कितनी की आ जाएगी, 3 इंची की आ जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट, और ये हो जाएगी इसकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब कि L। इसके फॉर्मूले में लिखवा देती हूँ। वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई r²h। इसका CS से कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो पाई r/l होता है, और TS से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पाई r/l प्लस का पाई r² होता है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले आपको इसमें याद होने चाहिए। L बराबर होता है आपका r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। 4 फॉर्मूले हो गए, ये आपको याद होने चाहिए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब वो रत्न थैले में भर रही होगी तो कितने रत्न आएंगे, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 75.36 वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो मतलब 1/3 पाई की वैल्यू, यहाँ पर पाई की वैल्यू वैसे 22/7 या फिर 3.14 यूज करने के लिए बोलेगा। कुछ नहीं बोल रहा है तो मैं आपसे ये बोलती हूँ कि 22/7 आप यूज करो, बट इस क्वेश्चन में 22/7 यूज नहीं करा है, 3.14 का यूज करा गया है। 22/7 से कटेगा, होएगा ही नहीं, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको ये वाली वैल्यू यूज करा गया है इस वाले में। तो मैं कह रही हूँ इस वाले क्वेश्चन में जो स्टूडेंट होंगे ना वो घूमे होंगे 2-4 मिनट पक्का। तो यहाँ से 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू का r², r हमारे पास 3 है तो 3 का 9 इंटू का h हमें लेना है, और बराबर 75 और 0.36 ये है। यहाँ से पॉइंट हम काट देंगे और हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये देखो 3
30 ले लो तो 30 दूनी 60 और 14 दूनी 28, मतलब कि 628 मेरा कटेगा। उसके बाद 14 चौका 56, यहाँ से इसको मैं काटूंगी तो 2 बार और 14 चौका 56, 24 बार ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको काटेंगे 3 त्रिका 9 और 3 से फिर इसको काटेंगे तो 8 24। तो यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, h है बाबा, ये h बराबर आ जाएगा हमारे पास 8। ये इसी से कट रहा है और किसी से कटे, जिससे 22/7 रखोगे कटेगा ही नहीं आपका, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो h बराबर अगर 8 है तो l बराबर क्या होता है, l बराबर होता है r स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर बराबर रूट का 8 का स्क्वायर, 8 8 64, ऐसे लिख देती हूँ मैं, 8 का स्क्वायर प्लस r बराबर 3 है तो 3 का स्क्वायर बराबर 8 8 64 और 3 कितना होगा 73, ये होगा। अब 73 की वैल्यू हम जो भी टीचर निकालना सिखाते हैं आपको, या मैंने जो भी सिखाई है आपको, वो अप्रोक्सीमेट में आती है। किस में आती है, अप्रोक्सीमेट में। और इसमें हम क्या नहीं ले सकते, अप्रोक्सीमेट नहीं ले सकते। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद होना बहुत जरूरी है। यहाँ तक जिस बच्चे ने सॉल्व कर भी लिया होगा, फिर भी गारंटी नहीं है कि उसका क्वेश्चन सही हुआ होगा, क्योंकि टीचर जो भी टीचर सिखाते हैं या मैंने आपको सिखाया है, उसमें जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेट आती है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट में नहीं ले सकते। ये भी ऑप्शन सेम, ये भी ऑप्शन सेम, और ये लेंगे तो ये भी, लेकिन इसका आंसर तो ये वाला आएगा, जैसे कि 8.544। ये आपको और भी होते हैं आगे तक, लेकिन पॉइंट के बाद 3 अंक तक हमें ली गई है, तो ये आपको आंसर इसका है। तो आपको भैया मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ तक तो मैं भी नहीं बोल सकती कि यहाँ तक आप याद कर लेना। और अप्रोक्सीमेट में ये लिया नहीं है, अप्रोक्सीमेट में निकालेंगे हम, तो अप्रोक्सीमेट में कैसे निकालते हैं, जैसे कि रूट का 73 है ये, इसे हम लिख सकते हैं 64 प्लस का 9, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो 64 है इसको a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं। तो ये आ जाता है कि रूट का a प्लस का b अपॉन में 2 रूट का a, ये आ जाता है हमारा। अप्रोक्सीमेट में हम ये निकालते हैं इसका। तो रूट का a का मतलब होगा 64 का मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 8 प्लस का b का b लेना है 9 अपॉन में 2 इंटू का 8, तो ये आ जाएगा मेरा 8 प्लस का 9/8 दूनी 16। 8 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 चिपकाएंगे, तो 16 पंजू 80, और उसके बाद कुछ कुछ काटेंगे तो कुछ कुछ इधर आएगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आएगा वो वाला। 16 पंजू 80, फिर बन बचेगा 16 पंजू 80, 16 छक्के 96, मेरा लगभग ये जाएगा, अप्रोक्सीमेट में जाएगा ये, लेकिन ये उसमें क्या है 8.544, समझ रहे हो। तो अप्रोक्सीमेट में हम नहीं जा सकते हैं इसमें क्वेश्चंस में। ये तो हमने अप्रोक्सीमेट आपको निकालना सिखा दिया, सब टीचर ऐसे सिखाते हैं आपको अप्रोक्सीमेट में निकालना, बट यहाँ अप्रोक्सीमेट नहीं लिया गया है, मैं आपको ये सिखा रही हूँ। तो जो भी वैल्यू आप जितनी वैल्यू याद कर सकते हैं बाबा 100 तक वो कर लेना, बाकी तो देखो लक है अपना। अब यहाँ तक बच्चों ने अप्रोक्सीमेट में निकाला होगा, कहाँ तक 2 डिजिट तक, तो सबका सही आया होगा, यहाँ तक सबका सही आया होगा। यहाँ के बाद बच्चे फंसे होंगे, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अब सेकंड वाले पे नहीं जा सकते, क्योंकि लास्ट वाले डिजिट पे आंसर जो है डिपेंड कर रहा है। यहाँ तक कर ही नहीं रहा है, 8.5 तक कर लिया होगा उन्होंने, जैसे हमने ये अप्रोक्सीमेट में निकाला इधर 8.5, तो 8.5 तक सही होगा। उसके बाद कंफ्यूज, उसके बाद जय माता दी, किसी ने ये लगाया होगा, किसी ने ये लगाया होगा। अब जिसने ये लगाया होगा उसका सही हुआ होगा, समझ रहे हो ना। तो ये आपका वही लास्ट क्वेश्चन था आज का, मैंने आपको समझा दिया है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर आप वैल्यू याद कर सकते हैं 100 तक तो कर लेना, नहीं तो देखो किस्मत कह सकते हैं इसमें। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है।